हंगरी मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है। इसकी सीमा उत्तर में स्लोवाकिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन, पूर्व और दक्षिण पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया और स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया से लगती है। पश्चिम हंगरी की आबादी 9.5 मिलियन है, जिसमें ज्यादातर जातीय हंगेरियन और एक महत्वपूर्ण रोमानी अल्पसंख्यक हैं। हंगेरियन यूरालिक भाषा परिवार की उग्रिक शाखा से संबंधित भाषा, आधिकारिक भाषा है और बुडापेस्ट देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। हंगेरियन राज्य की स्थापना से पहले विभिन्न लोग वर्तमान हंगरी के क्षेत्र में बस गए, विशेष रूप से सेल्ट्स, रोमन, हूण, जर्मनिक लोग, अवार्स और स्लाव। हंगरी की रियासत की स्थापना 9वीं शताब्दी के अंत में अल्मोस और उनके बेटे अर्पाद द्वारा कार्पेथियन बेसिन की विजय के माध्यम से की गई थी। राजा स्टीफन प्रथम 1000 में सिंहासन पर बैठा और अपने क्षेत्र को ईसाई राज्य में परिवर्तित कर दिया। हंगरी का मध्ययुगीन साम्राज्य एक यूरोपीय शक्ति था जो 14वीं-15वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया था। ओटोमन युद्धों की एक लंबी अवधि के बाद मोहाक्स की लड़ाई में हंगरी की सेना हार गई और 1541 में इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया गया, जिससे लगभग 150 साल की लंबी अवधि शुरू हुई जब देश को 3 भागों में विभाजित किया गया: रॉयल हंगरी, एब्सबर्ग के प्रति वफादार ओटोमन हंगरी और ट्रांसिल्वेनिया की बड़े पैमाने पर स्वतंत्र रियासत। 18वीं शताब्दी के अंत में पुनः एकीकृत हंगरी हैब्सबर्ग शासन के अधीन आ गया। 1703 से 1711 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और 1848 से 1849 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जब तक कि एक समझौते ने 1867 में ऑस्ट्रो-हंगेरियन राजशाही के गठन की अनुमति नहीं दी। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रमुख शक्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का पतन हो गया और 1920 में ट्रायोन की बाद की संधि ने हंगरी की वर्तमान सीमाओं की स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप इसके ऐतिहासिक क्षेत्र का 71%, इसकी आबादी का 58% और इसके जातीय हंगेरियन का 32% नुकसान हुआ। युद्ध के बीच की अवधि में प्रारंभिक उथल-पुथल के बाद मिकोल्स होर्थी एक निर्णायक राजनेता के रूप में उभरे, जिन्होंने हैब्सबर्ग के स्थान पर राजशाही का प्रतिनिधित्व किया। हंगरी द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में शामिल हो गया, जिससे महत्वपूर्ण क्षति और हताहत हुए। परिणामस्वरूप हंगेरियन पीपुल्स रिपब्लिक को सोवियत संघ के उपग्रह राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 1956 की असफल क्रांति के बाद हंगरी तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर भी पूर्वी ब्लॉक का दमित सदस्य बना रहा। 1989 की क्रांति के साथ साथ हंगरी शांतिपूर्वक एक लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य में परिवर्तित हो गया। 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया और 2007 से शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा रहा। हंगरी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और ट्यूशन मुक्त माध्यमिक शिक्षा के साथ एक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था है। हंगरी का कला, संगीत, साहित्य, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान का एक लंबा इतिहास है। यह यूरोप में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसने 2019 में 24.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया। यह यूरोप परिषद, यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और विसेग्राड। जलवायु। हंगरी में समशीतोष्ण मौसमी जलवायु है, जिसमें आमतौर पर गर्म ग्रीष्मकाल और समग्र आर्द्रता का स्तर कम होता है, लेकिन बार बार बारिश होती है और ठंडी बर्फीली सर्दियां होती हैं। औसत वार्षिक तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस 49.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 20 जुलाई 2007 को गर्मियों में किस्कुनहलास में तापमान चरम सीमा 41.9 डिग्री सेल्सियस 107.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सर्दियों में मिस्कॉल्क में 16 फरवरी 1940 को 35 डिग्री सेल्सियस 31.0 डिग्री फ़ारेनहाइट था। गर्मियों में औसत उच्च तापमान 23 से 28 डिग्री सेल्सियस 73 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट और सर्दियों में औसत निम्न तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस 27 से 19 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 600 मिमी 23.6 इंच है। GWCAN द्वारा पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में हंगरी 6ठे स्थान पर है। पनोनिया, FHB बैंक, ज्वैक यूनिकम और बहुत कुछ। इसके अलावा हंगरी में विशिष्ट लघु और मध्यम उद्यम का एक बड़ा हिस्सा है।
उदाहरण के लिए बड़ी संख्या में ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप आदि। बुडापेस्ट वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है, जिसे वैश्वीकरण और विश्व शहर अनुसंधान नेटवर्क के अध्ययन में अल्फा विश्व शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बुडापेस्ट व्यापार और अर्थव्यवस्था के मामले में हंगरी का प्रमुख शहर है, जो राष्ट्रीय आय का 39% हिस्सा है। 2015 में शहर का सकल महानगरीय उत्पाद $100 बिलियन से अधिक है, जो इसे यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है। बुडापेस्ट प्राइसवाटरहाउसकूपर्स द्वारा मापे गए दुनिया के शीर्ष 100 जीडीपी प्रदर्शन करने वाले शहरों में भी शामिल है। हंगरी की अपनी मुद्रा, हंगेरियन फॉरेंट (HUF) है। हालांकि अर्थव्यवस्था सार्वजनिक ऋण के अपवाद के साथ maastricht मानदंडों को पूरा करती है, लेकिन यह 2015 में 75.3% के स्तर के साथ यूरोपीय संघ के औसत से भी काफी नीचे है। हंगेरियन नेशनल बैंक है, वर्तमान में 3% के मुद्रास्फीति लक्ष्य के साथ मूल्य स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हंगरी की कॉरपोरेट कर दर केवल 9% है, जो यूरोपीय संघ के राज्यों के लिए अपेक्षाकृत कम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हंगरी की उपलब्धियां महत्वपूर्ण रही हैं, और अनुसंधान और विकास प्रयास देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हंगरी ने 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.61% नागरिक अनुसंधान और विकास पर खर्च किया, जो दुनिया में 25वां सबसे बड़ा अनुपात है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में हंगरी सबसे नवोन्मेषी देशों में 32वें स्थान पर है। 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हंगरी 36वें स्थान पर था। 2014 में हंगरी में प्रति मिलियन निवासियों पर 2651 पूर्णकालिक समकक्ष शोधकर्ता थे, जो 2010 में 2131 से लगातार बढ़ रहा है, और इसकी तुलना अमेरिका में 3984 या जर्मनी में 4380 से की जाती है। हंगरी के उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग को देश के कुशल कार्यबल और विदेशी उच्च तकनीक फर्मों और अनुसंधान केंद्रों की मजबूत उपस्थिति दोनों से लाभ हुआ है। हंगरी में दायर पेटेंट की दर सबसे ऊंची है। कुल औद्योगिक उत्पादन में उच्च तकनीक और मध्यम उच्च तकनीक उत्पादन का छठा उच्चतम अनुपात है। अनुसंधान FDI प्रवाह 12वां सबसे बड़ा है। व्यापार उद्यम में अनुसंधान प्रतिभा में 14वें स्थान पर है और है दुनिया में 17वां सर्वश्रेष्ठ समग्र नवाचार दक्षता अनुपात। हंगरी में अनुसंधान और विकास का प्रमुख अभिनेता राष्ट्रीय अनुसंधान, विकास और नवाचार NRDI कार्यालय है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक और वित्त पोषण एजेंसी है, जो हंगरी सरकार के लिए RDI नीति पर सलाह का प्राथमिक स्रोत है। और प्राथमिक RDI फंडिंग एजेंसी। इसकी भूमिका RDI नीति विकसित करना और यह सुनिश्चित करना है कि हंगरी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और सरकार की RDI रणनीति तैयार करने, NRDI फंड को संभालने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सरकार और RDI समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करके RDI में पर्याप्त निवेश करे। वैज्ञानिक अनुसंधान को आंशिक रूप से उद्योग द्वारा और आंशिक रूप से राज्य द्वारा, विश्वविद्यालयों के माध्यम से और हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसे वैज्ञानिक राज्य संस्थानों द्वारा समर्थित किया जाता है। हंगरी विभिन्न वैज्ञानिक विषयों, विशेष रूप से भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग में कुछ सबसे प्रमुख शोधकर्ताओं का घर रहा है। 2018 तक 13 हंगेरियन वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं। 2012 तक 3 व्यक्तियों, सीसोमा, जानोस बोलियाई और तिहानी, को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के साथ साथ सामूहिक योगदान तबुला हंगरिया और बिब्लियोथेका कोरविनियाना में शामिल किया गया था। समकालीन वैज्ञानिकों में गणितज्ञ लास्लो लोवाज, भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट लास्लो बाराबासी, भौतिक विज्ञानी फेरेंक क्रॉस और जैव रसायनज्ञ अरपाद पुस्ताई शामिल हैं। हंगरी में उत्कृष्ट गणित शिक्षा है, जिसने कई उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया है। प्रसिद्ध हंगेरियन गणितज्ञों में पिता फार्कस बोलियाई और पुत्र जानोस बोलियाई शामिल हैं, जो गैर-यूक्लिडियन ज्यामिति के संस्थापकों में से एक थे। पॉल एर्डोस 40 से अधिक भाषाओं में प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध हैं और जिनके एर्डोस नंबर अभी भी ट्रैक किए जाते हैं, और जॉन वॉन न्यूमैन, क्वांटम यांत्रिकी और गेम थ्योरी के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता, डिजिटल कंप्यूटिंग के अग्रणी और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में मुख्य गणितज्ञ। उल्लेखनीय हंगेरियाई आविष्कारों में लेड डाइक्साइड मैच, जानोस इरिनी, एक प्रकार का कार्बोरेटर, डोनाट बैंकी, जानोस सोंका, इलेक्ट्रिक, AC, ट्रेन इंजन और जनरेटर, कलमन कांडो, होलोग्राफी, डेनिस गैबोर, कलमैन फिल्टर, रुडोल्फ शामिल हैं।
ईकलमन और रूबिक क्यूब, एर्नो रूबिक। शिक्षा मुख्यतः सार्वजनिक है, जिसका संचालन शिक्षा मंत्रालय करता है। प्रीस्कूल किंडरगार्टन शिक्षा अनिवार्य है और 3 से 6 साल के बीच के सभी बच्चों के लिए प्रदान की जाती है, जिसके बाद 16 साल की उम्र तक स्कूल में उपस्थिति भी अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष तक चलती है। माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर केंद्रित 3 पारंपरिक प्रकार के स्कूल शामिल हैं। जिम्नेजियम सबसे प्रतिभाशाली बच्चों का नामांकन करता है और छात्रों को विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए तैयार करता है। इंटरमीडिएट छात्रों के लिए माध्यमिक व्यावसायिक स्कूल 4 साल तक चलता है और तकनीकी स्कूल विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा और काम के लिए तैयार करता है। प्रणाली आंशिक रूप से लचीली है और पुल मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय गणित और विज्ञान अध्ययन में रुझान ने हंगरी में 13 से 14 वर्षीय विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक का दर्जा दिया। हंगरी एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाए रखता है, जो बड़े पैमाने पर सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा द्वारा वित्तपोषित होती है। ओईसीडी के अनुसार 100% आबादी सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर की गई है, जो बच्चों, छात्रों, पेंशनभोगियों, कम आय वाले लोगों, विकलांग लोगों और चर्च कर्मचारियों के लिए निःशुल्क है। हंगरी स्वास्थ्य देखभाल पर सकल घरेलू उत्पाद का 7.2% खर्च करता है। प्रति व्यक्ति $2045 खर्च करता है, जिसमें से $1365 सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। हंगरी यूरोप में चिकित्सा पर्यटन के मुख्य स्थलों में से एक है, विशेष रूप से दंत चिकित्सा के लिए, जिसमें इसकी हिस्सेदारी यूरोप में 42% और दुनिया भर में 21% है। प्लास्टिक सर्जरी भी एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके 30% ग्राहक विदेशों से आते हैं। हंगरी अपनी स्पा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और यह कई औषधीय स्पा का घर है, जो स्पा पर्यटन को आकर्षित करता है। हंगरी दुनिया का 17वां सबसे सुरक्षित देश है। हंगरी की जनसंख्या को देखें तो साल 2024 सर्वे के अनुसार हंगरी की कुल आबादी 96,76,000 के आसपास है। हंगरी में सालाना 0.11% के दर से जनसंख्या में बदलाव देखा गया है। हंगरी की डेंसिटी प्रति व्यक्ति 107 वर्ग किलोमीटर है। हंगरी क्षेत्रफल में 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हंगरी में कुल आबादी का 72% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं और 28% लोग ग्रामीण हैं। हंगरी जनसंख्या में पूरे दुनिया भर में 96 नंबर पर आता है। हंगरी की जीडीपी को देखें तो साल 2022 के अनुसार हंगरी की कुल जीडीपी $179 बिलियन है। हंगरी की जीडीपी विकास दर देखा जाए तो 4.6% है। हंगरी की जीडीपी प्रति व्यक्ति $18,000 है। हंगरी की जीडीपी दुनिया भर में 57 नंबर पर है। आप कब जाने वाले हैं हंगरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।